Assalamualaikum everyone. Welcome to another episode of discussing the martial law story of Pakistan. पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि वो क्या गलतियां हैं जो सियासतदान बार बार करते हैं जिसकी वजह से हमें मेरे अजीज़ हमवतनों सुनना पड़ता है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूट इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं जिनकी वजह से हमें बार बार ये देखना पड़ता है कि एक जर्नल उठता है और वो सिविलियन हुकूमत को घर भेज देता है और मार्शल लॉ नाफिज कर देता है। तो जब से हम बड़े हो रहे हैं हमें कहा जाता है कि जो आर्मी है वो इस वजह से मार्शल लॉ नाफिज करने में कामयाब हो जाती है क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो उसके अंदर मेरिट का बड़ा ख्याल रखा जाता है जिसकी वजह से इन ये तीनों ट्रेड इकट्ठे होते हैं जिसकी वजह से वो फिर जो है 111 ब्रिगेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में छलांग मारती है और हुकूमत को घर भेज देती है, प्राइम मिनिस्टर को जेल में भेज देती है। तो लेट्स डिस्कस विद द मेरिट कि जो मेरिट है वो एक आर्मी के अंदर मेरिट का बड़ा ख्याल रखा जाता है जिसकी वजह से उन्हें रेडीनेस मिलती है और वो रेडीनेस जैसे ही उन्हें कोई कमांड मिलती है तो वो फ़ौरन उसे एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस कि क्या वाकई ही आर्मी जो है वो मेरिट बेस्ड है। तो अगर हम लोग अयूब खान को देखते हैं कि उनकी जो लीडरशिप है जिसमें अयूब खान का सबसे पहले नाम आता है तो हमें नज़र आता है कि अयूब खान की जो अपॉइंटमेंट थी वो नॉट नेसेसरली मेरिट बेस्ड थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो कंसिडर नहीं हो रहे थे टू बिकम दी कमांडर इन चीफ। उस ज़माने में कमांडर इन चीफ होता था। देयर वाज अनदर जनरल जिनका जहाज़ क्रैश हो गया था और कोइंसिडेंटली ये उस वक्त राइट लोगों के साथ उठते बैठते थे। और राइट लोग कौन थे? वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। इस्कंदर मिर्ज़ा जो है वो डिफेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने इन्हें प्लग किया, हैंड पिक किया और उसके बाद इन्हें पोर्ट्रे किया कि जी यही पाकिस्तान आर्मी के सेवियर हैं। और इस तरह इनकी अपॉइंटमेंट हुई और एलिवेशन हुई कि वो जो है आर्मी के टॉप लीडरशिप पे पहुंच गए। और ये उनकी उनकी उनका मेरिट नहीं था बल्कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। और क्योंकि अगर उनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि उनके करियर पे म्यांमार वॉर का बहुत बड़ा धब्बा था। अब म्यांमार वॉर क्या थी कि वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रही थी, क्योंकि ये अयूब खान जो है वो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे, तो म्यांमार में जापान ने अटैक कर दिया और ब्रिटिश आर्मी के ने जो है वो डिफेंड करना था म्यांमार, तो ये ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। तो जब जापानीज़ आर्मी ने इनके यूनिट पे अटैक किया तो इन्होंने अंडर फायर जो है वो अपना मोर्चा छोड़ा और भाग गए। तो इन्हें बुजदली दिखाने पे इनकी रेप्रिमांड हुई थी और इन्हें फिर विदाउट पे रखा गया था जब तक पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए। तो इनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस में जो है वो म्यांमार जैसी जो धब्बा है टू शो कोवर्डिस, ये इनके इनके सीवी पे है। लेकिन इसके बावजूद इनको प्रमोट किया जाता है और फिर आर्मी का लीडर बना दिया जाता है और फिर बाद में यही उठ के पहला मार्शल लॉ भी लगा देते हैं। तो इस एटलीस्ट दिस इंसिडेंट से हमें नज़र नहीं आता मेरिट। और फिर ये स्टोरी सिर्फ अयूब खान तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप आगे चलते हैं तो आप ज़ियाउल हक का अगर डिस्कस करते हैं, ज़ियाउल हक के जब वो ब्रिगेडियर थे आपको पता चलता है कि उन्होंने ब्लैक सितंबर का वाक़या किया हुआ है। ब्लैक सितंबर का वाक़या क्या है कि वो जॉर्डन में थे और वहाँ पे फ़लस्तीनी जो थे वो अपनी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल ऑर्गेनाइज कर रहे थे जॉर्डन में बैठ के रेफ्यूजी कैंप्स में। तो ज़ियाउल हक साहब ने एक दिन उठे और उसके बाद जाके फ़लस्तीनियों को उखाड़ना पछाड़ना शुरू कर दिया, कुछ लोग मार दिए। और फिर वो दिन और आज के दिन है कि जो फ़लस्तीनी स्ट्रगल है वो जो है वो डिस्पर्स होगी। कुछ लोग सीरिया चले गए, कुछ लोग लबनान चले गए, कुछ लोग इजिप्ट चले गए। तो ये इसका इसका फ़लस्तीनी स्ट्रगल को सबोटाज करने का जो सेहरा है वो ज़ियाउल हक के ऊपर है। और फिर ये जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो इनको रिकमेंड किया गया था कि जी इनका कोर्ट मार्शल कर दें। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इनके कनेक्शंस थे तो ये कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ। अलबत्ता फिर बाद में ये जर्नैल बन गए। और जर्नैल भी किस तरह बने कि अगेन ये टॉप मोस्ट तो थे नहीं। ऑन फील्ड परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी कि फील्ड में इन्होंने क्या क्या किया। ये सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्होंने अपना गर्विदा किया और उन्होंने फिर इन्हें एलिवेट कर दिया टू बिकम दी आर्मी चीफ। और फिर उन्होंने फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया वो भी हम सबको पता है। उनको जब तख्ते पे चढ़ा दिया तो अगेन नज़र नहीं आता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट बेस्ड थी। ये ज़रूर नज़र आता है कि पॉलिटिकल थी। फिर अगर ज़ियाउल हक से आगे चले जाते हैं तो मुशर्रफ में भी हमें यही नज़र आता है कि उनसे ऊपर जो थे काफ़ी ज़बरदस्त जर्नैल थे जिन्होंने 1965 और 1971 की वॉर्स भी लड़ी हुई थी। लेकिन मुशर्रफ जो हैं इन्होंने
जाके चौधरी निसार और शहबाज शरीफ और इनके जो वालिद साहब थे शहबाज शरीफ के, मोहम्मद शरीफ, इनके सामने कैंपेन की और दिस इज़ हाउ ही बिकेम आर्मी चीफ। तो अगेन मुशर्रफ के का भी आप सीवी देख लें, आप ज़िया-उल-हक का सीवी उठा के देख लें, आप अयूब खान का की परफॉर्मेंस देख लें, इन्होंने कोई फील्ड में ऐसे तमगे नहीं इकट्ठे किए थे जिनकी वजह से आप इनको बोलते कि जी ये आर्मी चीफ बन जाए। इनकी सबकी जो अपॉइंटमेंट थी लीडरशिप की, वो बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कनेक्शंस हुई थी, ना कि एक ज़बरदस्त के लोगों को लीडरशिप स्किल्स दिखाने पे। अब कोई बंदा ये भी बोल सकता है कि जी एक्चुअली आर्मी में ब्रिगेडियर लेवल तक या मेजर जनरल लेवल तक जो है वो मेरिट बेस्ड होती है, उसके बाद पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो ये मुझे आर्ग्यूमेंट थोड़ा बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा ढीला लगता है, क्योंकि अगर मैंने किसी इंस्टीट्यूट को गेज करना है कि वहाँ पे मेरिट है या नहीं है, तो मैं यही देखूंगा कि उनकी जो लीडरशिप है वो मेरिट बेस्ड है या नहीं है। मैं ये नहीं देखूंगा कि वहाँ पे जो टी बॉय या स्वीपर है वो मेरिट पे आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं यही देखूंगा कि जो ऊपर जो डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, सीएफओ है, वो कितना मेरिट पे है। मैं ये नहीं देखूंगा कि उनका नीचे जो ग्रेजुएट इंजीनियर है या उनके ऑफिस में जो काम करता है टी बॉय, वो कितना टैलेंटेड है कि चाय की अच्छी बना सकता है या नहीं। तो ये आर्ग्यूमेंट देना कि जी आर्मी में हमें एक लेवल तक मेरिट नज़र आता है, उसके बाद नज़र नहीं आता, अगर मेरिट ऊपर नहीं है तो इट इज़ डन डील कि नीचे भी मेरिट नहीं होगा। कि एक ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो जब ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो सियासत की बेस पे हो रही हैं, तो वो नीचे भी जब लोगों को प्रमोट कर रहा होगा या रिकमेंडेशंस दे रहा होगा, वो भी बेस्ड ऑन हिज ओन कनेक्शंस दे रहा होगा। जो उसके फेवरेट्स होंगे उनको दे रहा होगा, जो उसके फेवरेट्स नहीं हो रहे होंगे उनको नहीं दे रहा होगा। आप ये जो एलिमेंट होता है ये साइकोलॉजिकल, ये आप हाइड नहीं कर सकते। तो ये इसलिए मुझे ये आर्ग्यूमेंट जो है ना बहुत ढीला लगता है कि आर्मी जो है वो बहुत मेरिट बेस्ड इदारा है, इस वजह से वो आगे चल रहा है। इसके अलावा आप अगर ये कहते हैं कि नहीं ये आपके आर्ग्यूमेंट्स अभी भी गलत हैं, तो फिर आप ये देखते हैं कि 1965 की वॉर में क्या हुआ। दो हमें पढ़ाया जाता है कि 1965 की वॉर हम जीत गए थे, डिफेंस डे भी मनाया जाता है, लेकिन जब बड़े होते हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 1965 की वॉर जो है एक स्टेलमेट थी, एक ड्रॉ था, एक बराबरी की जंग हुई थी। इंडिया सेलिब्रेट करता है वो जीत गए, हम सेलिब्रेट करते हैं हम जीत गए। असल हकीकत ये कोई भी नहीं जीता था। फिर 1971 की वॉर को तो डिस्कस ना ही किया जाए। 1984 सियाचिन हमारी हिस्ट्री की किताबों से ही निकाल दिया गया, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा एरिया हमारा कैप्चर कर लिया। 99 का कारगिल का जो फियास्को है वो देख लें, तो आप कोई भी जंग उठा के देख लें तो आपको नजर आता है कि अगर ये कोई मेरिट बेस्ड इदारा होता तो एटलीस्ट कोई एक जंग में, कोई एक स्कर्मिश में तो परफॉर्म करता। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जहां पे आपको लगे कि आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करती है। एक चीज जो कही जाती है वो ये है कि जी वो जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं कैडेट्स के, वहां पे पाकिस्तानी कैडेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप यार एक काम करें, आप उन कैडेट्स, उन वो जो लिस्ट है उन कैडेट्स की, जो कंट्रीज वहां पे परफॉर्म होती हैं, जो जाते हैं वहां पे ट्रेन होने के लिए, उनको भी देख लें कि वहां पे कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं। वहां पे कोई बड़ी आर्मी, कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, चाइना, इनकी आर्मीज होती हैं, वहां के कैडेट्स आते हैं जिनको आप कहें कि जी वाकई पाकिस्तान जो है बिग बॉयज के साथ कंपेयर कर सकता है। इंडियन कैडेट्स वहां पे नहीं जाते। तो ये चीज, ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये मैं बार बार सुनता हूं, लेकिन मुझे इसका एविडेंस नजर नहीं आता। और मैंने बार बार बोला है कि द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इज साइंटिफिक मेथड, कि आप डेटा और एविडेंस इकट्ठा करें, उस पर एनालिसिस करें और फिर बाद में कंक्लूजन दें। तो मुझे यहाँ पे जो डेटा और एविडेंस है वो नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान आर्मी इज ए मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूट। फिर दूसरे नंबर पे जो हमें आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, जो इंस्टीट्यूशन है उसने अपने आप को वेल लुब्रिकेटेड रखा हुआ है, जिसकी वजह से चेन ऑफ कमांड जो है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो मुझे अगेन इस सेंटेंस के साथ इशू इस वजह से है कि अगर डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट है तो क्या ये डिसिप्लिन सिर्फ यहाँ तक है कि आपके सुपीरियर ने जो आपको बोला वही करना है, लेकिन मैंने उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया जो कि मैंने अपना ओथ लिया था, और वो ओथ ये था कि मैं सियासत से दूर रहूँगा, मैं जो मुल्की मामलात है उसमें पार्टीबाजी नहीं करूँगा। तो डिसिप्लिन आप यहाँ पे तो शो कर देते हैं कि आपके सुपीरियर आपको क्या कह रहे हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन वहां पे नहीं शो करते जो कि आपने दस्तखत किए हुए हैं, जिसका आपने वादा किया हुआ है, उधर आप अपना डिसिप्लिन शो नहीं कर रहे होते। तो मुझे ये आर्ग्यूमेंट अगेन ढीला लगता है कि आप डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट हैं, और आप देखते हैं कि बार बार एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे
कोई ना कोई बार बार उठता है हर 10-15 साल बाद, जो एम्बिशियस होता है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, और वो इन साइकोलॉजिकल इश्यूज को वो बना बना के उठता है, और उसके बाद पूरा सिविलियन सेटअप जो है वो घर भेज देता है। तो वो कहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि अगर एक बंदा आपको पावर हंग्री नजर आ रहा है, तो आप उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके वो कहेंगे जी ये बंदे को आपने जर्नैल नहीं बनाना, क्योंकि अगर ये बन गया तो ये कल को कोई काम खराब करेगा। वो कहाँ पे असेसमेंट्स हैं? और अगर वो असेसमेंट्स नहीं हो रही हैं, तो फिर ये किस तरह एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट है कि जिसमें बार बार इस तरह के लूप होल्स निकलते हैं, जिसके बाद एक बंदा जो है वो ये मेरे अजीज हमवतनों कर देता है। और मुझे ये जो आर्ग्यूमेंट है कि चेन ऑफ कमांड के आपने सुपीरियर ने जो बोला वही मैंने किया, ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको कल्ट कहा जाता है, उनको आप ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट नहीं बोलते, क्योंकि कल्ट में भी यही होता है। और अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं यह भी कह दूं कि जी ये चेन ऑफ कमांड बड़ी ज़बरदस्त होती है, और यहाँ पे सारे कोर कमांडर्स इकट्ठे बैठते हैं और उसके बाद डिसीजन मेकिंग होती है, इसका 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 एविडेंस क्या है? क्योंकि 1965 की वॉर जो है वो हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अयूब खान की अपनी जो किचन कैबिनेट थी, उन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया कुछ जर्नैलों ने कि हमने कश्मीर में ऑपरेशन करना है, और फिर बाद में मार पड़ी और वापस आ गए। सिमिलरली 99 के बारे में, कारगिल के बारे में ये कहा जाता है कि 4 जर्नैलों ने प्लान बनाया और उन्होंने फिर जो है ना पूरी आर्मी को इसमें घुसेड़ दिया, और एयरफोर्स जो ऑन बोर्ड ही नहीं थी। तो ये अगर चेन ऑफ कमांड का वाकई ही इतना बड़ा इशू है, तो फिर ये क्यों डिसीजंस 1965 की वॉर के और 99 के एक क्लोज ग्रुप में लिए गए थे? और फिर ये कैसे इंस्टीट्यूट है जहां पे सिर्फ ये कूज का तो हमें पता है, कई दफा फील्ड कूज हुए हैं कि आर्मी के अंदर रावलपिंडी कंस्पिरेसी वाला इशू हुआ 1951 के एक जर्नल ने खुद उठ के जो है वो कू करने की कोशिश की। खैर कुछ लोग डिस्प्यूट करेंगे कि वो एक्चुअली कू अटेम्प्ट थी भी या नहीं, लेकिन वट एवर, हमें हिस्ट्री का हिस्सा है हमारा रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस। फिर इसके अलावा 1980 में वो जनरल तजम्मुल ने, उन्होंने ज़िया-उल हक का तख्ता उलटने की कोशिश की, अंदर से एक मेजर जनरल उठा और उसने कहा कि जी मैंने तख्ता उलटना है ज़िया-उल हक का। फिर एक और 95 में एक और केस होता है जहां पे जनरल अब्बासी कहते हैं कि जी मैंने बेनज़ीर भुट्टो को घर भेजना है, और वो फेल हो जाता है। तो ये क्या है क्या जी, अगर इतने कोर कमांडर और इतना चेन ऑफ कमांड इतनी जबरदस्त है, तो फिर क्यों होता है ऐसा कि कोई एक मेजर जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल और चेन ऑफ कमांड को तोड़ के वो खुद अपना कू अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जो जब जनरल ज़िया-उल हक के खिलाफ जो कू हो रहा था, उसमें तो खुद जो है वो एक मेजर जनरल था, मेजर जनरल तजम्मुल। तो उन्होंने जो 1980 में जो करने की कोशिश की थी, अगर वो इतनी डिसिप्लिन थी तो क्यों किया? फिर सिमिलरली 95 में भी क्यों किया? तो ये अगेन हमें एविडेंस नहीं नजर आ रहा। और ये आर्ग्यूमेंट देना कि जी जो टॉप ब्रास है वो जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है और वो बड़ी डिसिप्लिन्ड है, अगर टॉप ब्रास इस तरह के काम जब करती है ना कि वो चोर दरवाजा ढूंढती है कि किस तरह मैंने हुकूमत में आना है और किस तरह मैंने पावर मजीद लेनी है, तो जो नीचे जो उसको देखने वाले होते हैं वो आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि कल को जब वो उस पोजीशन में पहुंचेंगे तो वो भी एग्जैक्टली वही करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अपने बड़ों को क्या करना है, क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं। और फिर जब और यही चीज़ है आप बार बार ना अब नज़र आ रही है पिछले 10-15 सालों में कि जब मुशर्रफ जो है वो घर जाने वाला था और कयानी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था, तो लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो गई। और अब हमें पता चलता है कि लॉयर्स मूवमेंट को पीछे से चलाने वाला कौन था? जनरल कयानी खुद थे, क्योंकि वो खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। तो अगर इतने ऑर्गेनाइज थे और इतनी चेन ऑफ कमांड थी, तो वो मुशर्रफ की चेन ऑफ कमांड को कयानी क्यों तोड़ रहे थे? और फिर सेम केस जो है हमें नजर आता है कि वो ताहिर अल कादरी का जो धरना था, उसमें जब कयानी साइड पे होने वाले थे और जनरल रहील बनने वाले थे, तो बाद में पता चलता है कि जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो कि खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उन्होंने धरने शुरू करवा दिए। फिर यही केस अभी बाजवा के जमाने में हुआ कि जब बाजवा जो है वो साइड पे जाने वाला था, तो हर किस्म की पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हो रही थी कि कौन लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो जनरल बनेगा। तो ये चीज अगर एक ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन और चेन ऑफ कमांड के थ्रू हो रही है, तो फिर ये क्यों होता है? ये बार बार हम लोगों को हर 3 साल बाद जो है इस तरह का ड्रामा क्यों नजर आता है? तो इसलिए मुझे ये आर्ग्यूमेंट जो है वो सही नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी बहुत ऑर्गेनाइज है। फिर तीसरे नंबर पे मुझे ये जो कहा जाता है कि जी ये रिसोर्स एलोकेशन बड़ी अच्छी करते हैं, ये बहुत अच्छे मैनेजर हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन तो मुझे लगता है कि ये इनकी सबसे ज़्यादा एक्चुअली कम लेवल पे है। क्यों इनकी जो मैनेजमेंट है, देर आर गैपिंग होल्स इन दैट।
कि आप जब आज़ाद हुए 1947 में तो आपको 18% रिसोर्स मिले और 30% आर्मी मिली। जो पहला स्टेप इन्हें करना चाहिए था वो ये था कि जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हम आर्मी को ढालें, लेकिन कोई एफर्ट नहीं की गई, क्योंकि मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है ही ये कि टू गेट द मैक्सिमम विद द लोएस्ट इनपुट पॉसिबल, कि आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स हासिल करें विद द मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आपको पहले दिन 30% ऑफ आर्मी मिल गई थी इंडिया की और सिर्फ 18% रिसोर्सेज मिले, तो आपकी सबसे पहली जो वो तरजीह होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि मैंने किस तरह आर्मी को राइट साइज करना है। आपने कोई एफर्ट नहीं की राइट साइज करने की। आज भी हर साल जब भी बजट बनता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? आर्मी का बजट। तो कितनी मैनेजमेंट क्या एक्सरसाइजेज हुई हैं जो कि हमें नहीं बताएगी एटलीस्ट, कि जिनसे ये पता चले कि आर्मी जो है वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकती है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे लेके जा सकती है, रिसोर्स एलोकेशन कर सकती है। और अगर 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 वाकई ही वो इतने अच्छे मैनेजर हैं तो क्यों नहीं वो एक एक आज तक, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में और काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं वो आर्मी चलाते हैं, आर्मी जर्नल चलाते हैं, तो क्यों नहीं वो आज तक एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो गए? फौजी फर्टिलाइजर को वो आज वो क्यों नहीं वर्ल्ड बीटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कामयाब हो गए? वो क्यों नहीं डीएचए को दुनिया की बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनके मुताबिक क्यों नहीं बना सके? यानी कि उसका आईपीओ करें, दुबई में जाके उसका एक्सपेंड करें, एक फिर फुल फ्लेज्ड एक कंपनी बनाए ताकि पाकिस्तान को भी उसका फायदा हो। लेकिन आप देखते हैं कि जी ये जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहां पे वो मैनेजर का रोल अदा कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी सिर्फ पाकिस्तान में वर्क करती हैं और इसी वजह से कामयाब हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सब्सिडीज मिल रही होती हैं। आज सब्सिडीज खत्म कर दें तो आपको पता चलेगा कि ये एंटिटीज जो है प्रॉफिटेबल भी नहीं है। अब मसलन अब फौजी फर्टिलाइजर और एंग्रो फर्टिलाइजर दोनों एक जैसी कंपनीज हैं, लेकिन आपको एक एंग्रो फर्टिलाइजर जो है वो सिविलियंस चलाते हैं, फौजी फर्टिलाइजर उसकी मैनेजमेंट आर्मी है। तो आप इन दोनों को कंपेयर करें, उनकी बैलेंस शीट कंपेयर करें, आपको नजर आ जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो वेल मैनेज्ड है। तो ये एविडेंसेस जो है जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें नजर आता है। और फिर जो इनके पास जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहे हैं, फिर एयर मिसाइल्स बना रहे हैं, आप उन इंस्टीट्यूट्स को भी जब आप देखते हैं जाके जो कामरा वगैरह में है, तो आपको नजर आता है वहां पे सारे सिविलियंस हैं, वहां पे आर्मी फोक्स नहीं है जो कि ये काम कर रहे हैं, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। वो आम आदमी है हमारी तरह जिन्होंने खाकी वर्दी नहीं पहनी हुई है, वो ये काम कर रहे हैं। तो फिर क्यों हम ये समझते हैं कि जी इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, वो इदारे बहुत अच्छे चला सकते हैं? क्योंकि हमें एविडेंसेस तो कहीं भी नहीं नजर आ रहे। हर जगह हमें नजर आ रहा है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी गलती हमें नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हम लोगों ने एक मिथ बना दिया है कि आर्मी जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज़्यादा मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये मिथ ऐसे हैं जिनको बार बार रीइंफोर्स किया जाता है। आप कोई भी मीडिया चैनल उठाएं, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट उठाएं, वहां पे आप यही बताते हैं। और फिर ये इन मिथ्स को जब बार बार कहने का मसला ये हो गया कि ये रीइंफोर्स हो गई हैं, और वो रीइंफोर्स ऐसे हो गई कि हर बंदा अपनी सेंटेंस का आगाज इस तरह करता है, और फिर इनकी जो अपनी गलतियां होती हैं उन पे पानी डल जाता है कि आप जैसे ही बोलते हैं कि जी बहुत ऑर्गेनाइज हैं, बहुत मेरिट बेस्ड हैं, लेकिन मसला ये है, तो आप उनके जो गलतियां हैं उनको धो देते हैं। जब तक आप इनकी गलतियां आप नहीं बताएंगे, आप गलतियों से लर्न नहीं कर सकते। वो वॉल्टेयर का मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है, वो उसने कहा कि एक ही गलती को आप बार बार रिपीट करते रहें तो वो जो है ना वो अक्लमंदी ही समझी जाती है। द मोर स्टुपिडिटी इज रिपीटेड द मोर इट लुक्स लाइक विजडम। तो यहाँ पे भी जो सोशल मीडिया है या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो यही काम कर रहा है कि वो बार बार एक ही मिथ को रीइंफोर्स करता जा रहा है, और वो मिथ जो वो कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है हर जनरेशन में। तो ये चीजें जो हैं, जो मैंने आपके सामने एविडेंसेस रखे हैं, काइंडली गो थ्रू इट एंड देन मेक अप योर माइंड वेदर इज इट रियली द केस, या फिर ये इंस्टीट्यूट में खामी है जिसकी वजह से हमें बार बार एक रिपीट टेलीकास्ट ऑफ मेरे अजीज हम वतनों सुननी पड़ती है। यहाँ पे मैं एंड करना चाहूंगा एपिसोड विद डिस्क्लेमर कि ना तो मैं एंटी आर्मी हूं और ना ही मैं एंटी पाकिस्तान हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब तक हम लोग अपनी गलतियों को देखेंगे नहीं, उनको एनालाइज नहीं करेंगे, हम लोग सीखेंगे नहीं। तो अब एक कोई अगर आर्मी फोक ये किसी ने ये अगर ये यूट्यूब सुनी है, ये वीडियो सुन रहा है, तो मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, और ना ही मेरा मकसद
आर्मी की जो जो चेन ऑफ कमांड है उसके अंदर दरार पैदा करना है। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आप लोग अपनी गलतियों से सीखें, और जब आपको अपनी गलतियां पता लग जाएंगी और आप उनसे सीख लेंगे तो शायद नेक्स्ट जनरेशन हमारी बहुत अच्छी हो, जो कि आज की जनरेशन है जो मसाइल पाकिस्तान आज इनसे फेस कर रहा है। आई होप कि मैंने अपना मैसेज कम्युनिकेट किया गया, एंड इट इज ऑल इन गुड फेथ। I thank you for watching this episode. See you in next episode.